आंखों में अरमान न लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। इसलिए दोस्तों एक जिद पकड़ लो कि आपको क्या करना है। और दोस्तों यदि आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके मन में आगे बढ़ने के प्रति एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए और आपको यह भी क्लियर होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रशांत लिटिल स्टार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीरीज नंबर 5 और आज की सीरीज में हम पढ़ेंगे बेटा आपका जो चैप्टर नंबर 11 है विद्युत धारा का, जिसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों आपने देखा होगा बोर्ड एग्जाम क्या कर रहा है, बोर्ड एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा आने लग गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, रिक्त स्थान आने लग गए, अति लघुरात्मक प्रश्न आते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी छोटे छोटे क्वेश्चन आने लगे डिवाइडेशन होके। इस तरह हम यदि छोटे छोटे क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो बड़े क्वेश्चन याद करने में भी आसानी रहेगी और हमारे नंबर भी जरूर इंक्रीज होंगे। इसलिए दोस्तों इस सीरीज को पूरा देखिए, यहाँ से आप सभी को बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। महत्वपूर्ण मात्रक। देखिए दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मात्रक का नाम लिखिए। जैसे आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है, ऐसा ये मात्रक, तो आप सभी को इनके बारे में बताना है। तो यहाँ पर आप याद कर लेना बेटा। देखिए आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है, वोल्ट। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है बेटा, वाट होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का बड़ा मात्रक या फिर कह दे विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, किलोवाट घंटा, जिसे क्या कहते हैं हम kWh। ठीक है, ये क्या है, विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक या बड़ा मात्रक है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से हैं। दोस्तों ये जो सूत्र है ना, ये न्यूमेरिकल में डायरेक्ट न्यूमेरिकल करने के लिए काम आते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, सीधे सीधे न्यूमेरिकल आते हैं। यदि आपको ये सूत्र पता है तो आप इन सूत्रों को लगा के आराम से न्यूमेरिकल कर सकते हैं और अपने नंबरों को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसको कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं बेटा, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और यदि आप इसको नहीं कहना चाहो तो दूसरी परिभाषा भी है कि किसी निश्चित समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को क्या कहते हैं, हम विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या हुआ, आवेश बटे समय, यानी कि I बराबर Q अपॉन T। ठीक है बेटा। अब देखिए यदि आपसे आवेश पूछे और विद्युत धारा का मान दे दे और समय का मान दे दे तो क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ से गुणा कर लेंगे और सूत्र क्या आ जाएगा, Q बराबर IT। इस सूत्र को आप लगा सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं अब विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कार्य बटे आवेश, यानी कि V बराबर W अपॉन Q। ये भी आप सभी को याद रखना है। इसके बाद आता है ओम का नियम। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है, एक साल छोड़कर दूसरे साल लगभग आता ही रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। ओम का नियम क्या कहता है बेटा, एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। तो जॉर्ज साइमन ओम वैज्ञानिक ने क्या किया, किसी चालक तार के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और इसमें बहने वाली विद्युत धारा के बीच में क्या बताया, संबंध बताया। तो ओम का नियम क्या कहता है कि किसी चालक तार के दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर का मान उस चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी कि V is directly proportional to I। ठीक है, ये होता है। जब ये जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह होता है इसको हम क्या कहते हैं, समानुपात का चिन्ह। जब इसको हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है और उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध, यानी कि R। तो इस तरह ओम के नियम का सूत्र क्या हो जाएगा, V बराबर IR होता है। ठीक है बेटा। अब यदि आपको क्या दे, आपको विभवांतर का मान दे दे, ठीक है, विभवांतर का मान दे दे और प्रतिरोध का मान दे दे और विद्युत धारा पूछे तो क्या कहेंगे, इसका सूत्र क्या बना लेंगे हम, I बराबर V अपॉन R, इसका सूत्र हो जाएगा। और दोस्तों इस सूत्र को तो याद रखना, V बराबर IR, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये सूत्र काम आता रहता है। अब देखिए नेक्स्ट, श्रेणी क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध। तो दोस्तों आपने दो प्रकार के संयोजन पढ़े होंगे, एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक क्या होता है, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन होता है। ठीक है, अब देखिए श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है उसमें कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, RS। S का मतलब होता है बेटा यहाँ पे सीरीज, यानी कि श्रेणी क्रम। तो
R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और किसी परिपथ में कितने भी प्रतिरोध हो और हमसे कुल प्रतिरोध पूछे तो हम क्या करेंगे, उन सभी को जोड़ देंगे और कुल प्रतिरोध हमारे पास आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन बताता हूं मैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसी परिपथ में 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, जिसमें पहले प्रतिरोध का मान 1 ओम है, दूसरे का 2 ओम है, तीसरे का 3 ओम है, तो परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा, और परिपथ श्रेणी क्रम में है तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा बेटा, 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 3 जो होता है उनको जोड़ देंगे तो 5 ओम आ जाएगा टोटल मान। इसी तरह हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में करेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, व्युत्क्रम क्रम होता है। तो इसका सूत्र देखिए, एग्जामिनर आपको देगा कि समांतर क्रम संयोजन में है या फिर श्रेणी क्रम संयोजन में, और चित्र भी दे सकता है, तो चित्र से भी पहचान कर आप कर सकते हो। तो समांतर क्रम संयोजन का में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/Rp, यानी कि 1/Rp का मतलब होता है पैरेलल यानी कि समांतर क्रम। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और जितने भी अगर कोई भी कितने सारे प्रतिरोध हो उन सभी को जोड़कर क्या निकाल लेंगे, हमें समांतर क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें श्रेणी क्रम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें मान उल्टा लिखना होता है। ठीक है, और हमको लघुत्तम लेना होता है, फिर जाके इसका आंसर आता है, जो भी आंसर आता है फिर उसको सीधा कर लेते हैं, यानी कि 1/Rp है तो फिर क्या कर लेंगे, Rp का जो मान आएगा उसको निकाल लेंगे। अब तो जो मान आएगा वो समांतर क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, सीधे पूछते हैं डायरेक्ट, विद्युत धारा को मापने के लिए किसी यंत्र का उपयोग लेते हैं। तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग लेते हैं। किसका बेटा, एमीटर का उपयोग लेते हैं। और ये जो एमीटर होता है बेटा, ये परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं परिपथ में, किसको, एमीटर को। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एमीटर का चिन्ह क्या होता है, तो ए से जोड़ते हैं, इसको ए लगा देते हैं बीच में ना, ए का मतलब होता है एमीटर। ठीक है, विभवांतर मापने के लिए उपयोगी यंत्र। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि विद्युत विभवांतर को मापने के लिए कौन सा यंत्र काम लेते हैं। तो इसके लिए लेते हैं क्या बेटा, वोल्टमीटर काम में लेते हैं। और ये जो होता है ये विद्युत परिपथ में किस क्रम में होता है, समांतर क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है बेटा, जिस तरह एमीटर में ए लिखते हैं उसी तरह वोल्टमीटर के लिए क्या कर देते हैं, हमें V लिख देते हैं एक गोले में। ये क्या है, वोल्टमीटर को दर्शाने का एक चिन्ह होता है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। विद्युत परिपथ में फ्यूज को किस क्रम में जोड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख रखा है, विद्युत परिपथ में जो फ्यूज होता है उसको किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। ठीक है बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है, इसको याद रख लेना। और ये जो विद्युत फ्यूज होता है ये किसका बना होता है, ये धातु और मिश्र धातुओं का बना होता है। एक बार एग्जाम में ये क्या हुआ, खाली स्थान के रूप में भी आ गया कि विद्युत फ्यूज धातु और मिश्र धातुओं का बना होता है। ठीक है, अब ये धातु कौन कौन सी होती है बेटा, विद्युत फ्यूज को बनाने के लिए कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड जैसी धातुओं का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर कॉपर का ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में जोड़ते हैं बेटा, ये भी सामान्य कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार आता रहता है। जो हमारे घर होते हैं उसमें विद्युत परिपथ को किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम संयोजन में या पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे, किसी चालक तार का प्रतिरोध की निर्भरता। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है विद्युत धारा ये ज्यादा नंबर का है। ठीक है, तो इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। तो किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, यानी कि चालक तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा क्या है, चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R is inversely proportional to 1/A। A का मतलब होता है एरिया, एरिया का मतलब है क्षेत्रफल, यानी कि किसी कोई चालक तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा, चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। कोई चालक तार की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उसका प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही कम होगा। अब प्रतिरोध सुनिए, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाली बाधा होती है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करता है, ये बाधा पहुंचाता है कौन, प्रतिरोध। तो कोई चालक तार जितना ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा
जितना ज्यादा उसमें अच्छा पदार्थ होगा तो प्रतिरोध भी उतना ही कम होगा और विद्युत धारा आसानी से बहेगी। तो चालकता का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? कॉमन क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे, जूल का तापन नियम। बेटा ये क्वेश्चन भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जूल के तापन नियम का सूत्र क्या होता है, पहले तो इसको याद रखना है। H बराबर I स्क्वायर RT होता है। H का मतलब होता है हीट, हीट यानी कि उष्मा। I का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा। R का मतलब होता है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। T का मतलब क्या होता है, टाइम यानी कि समय। अब देखिए जूल के तापन नियम क्या होता है। जूल का तापन नियम कहता है कि किसी प्रतिरोधक, आप उपकरण भी कह सकते हो, किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न उष्मा का मान, किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न उष्मा का मान उस प्रतिरोधक में बहने वाली विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, उस प्रतिरोधक के प्रतिरोध के समानुपाती और उस समय के समानुपाती होती है जिस समय से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये क्या है, जूल का तापन नियम होता है। इसको याद रखना आप सभी को। और इस बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया था, उसमें विद्युत धारा का मान दे रखा था, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मान दे रखा था, समय का मान दे रखा था और डायरेक्ट पूछा था कि उष्मा का मान क्या होता है। तो आपको डायरेक्ट मान को जो सूत्र होता है उसमें फिट करके आपको डायरेक्ट उष्मा का मान निकालना था। ठीक है, तो यदि हम सूत्रों को याद कर लेंगे तो न्यूमेरिकल करना भी आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करने वाले उपकरण। तो सबसे पहले आप सभी को यह पता होना चाहिए कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता क्या है। तो किसी उपकरण में या किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उष्मा उत्पन्न हो जाती है, इसी क्या कहते हैं, हमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करने वाले उपकरण कौन कौन से हैं? विद्युत हीटर, विद्युत प्रेस, विद्युत टोस्टर, विद्युत पंखा और भी बहुत सारे आइटम होते हैं और भी बहुत सारे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। और अगर आपसे बेटा ये भी पूछ ले कि जूल के तापन नियम पर कार्य करने वाले उपकरण कौन कौन से हैं, तो आपको क्या बताना है, आपको यही बताना है, क्योंकि जूल का तापन नियम भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर ही डिपेंड होता है। ठीक है, तो जूल के तापन नियम पर कार्य करने वाले उपकरण भी यही है। इन एग्जांपल्स को ही आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे, एक यूनिट या एक केडब्ल्यूएस का मान क्या होता है? बेटा एक केडब्ल्यूएस का मतलब होता है किलोवाट घंटा। ठीक है, मैंने बताया था आपको। तो एक किलोवाट में 1000 वाट होते हैं और एक घंटे में 3600 सेकंड हो जाएगी। इस तरह इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। ठीक है, ये मान भी याद रखना है, डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है एक यूनिट या एक केडब्ल्यूएस का मान। ठीक है, अब देखिए आगे, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है बेटा? विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, पहले तो ये बताइए विद्युत शक्ति होती क्या है। तो कार्य करने की दर जो होती है उसको क्या कहते हैं, हम शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसका सूत्र होता है विद्युत शक्ति का, P बराबर है VI होता है। V का मतलब होता है विभवांतर और I का मतलब है विद्युत धारा होता है। ये सूत्र याद रखना है, सीधा मान देता है और सीधा पूछता है विद्युत शक्ति क्या है। ठीक है, अब देखिए अगर इस सूत्र में हम ओम का नियम लगा दे, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। तो IR का मान यदि V की जगह रख देंगे तो सूत्र क्या बन जाएगा, P बराबर I स्क्वायर R हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर इस I का मान है, ये जो I है जिसको हमने ओम के नियम से निकाला था, तो इस I का मान भी यहाँ पर रख दे तो सूत्र क्या बन जाएगा, P बराबर V स्क्वायर R हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए ये जो अलग अलग सूत्र होते हैं ये अलग अलग मान के अनुसार हम लगाते हैं किसमें, न्यूमेरिकल में। तो जिस तरह मान दिए हुए होते हैं जिन जिन चीजों के, उनको क्या करते हैं, हम सूत्र में फिट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है आराम से। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, हमें विद्युत धारा कहते हैं। आप सभी जानते हैं, यहाँ से रिक्त स्थान के रूप में पूछा जाता है। हाँ, अब जो विद्युत धारा होती है जो विद्युत धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, अब यह आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वो विद्युत धारा के विपरीत दिशा में होता है। ये आप सभी को याद रखना है। दोस्तों पूरी सीरीज के साथ बनी रहिए, अभी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विभिन्न मात्रकों की परिभाषा। दोस्तों यहाँ से भी बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है। अब देखिए दोस्तों आपने सुना होगा विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, विद्युत शक्ति।
तो दोस्तों इनके मात्रकों की परिभाषाएं पूछता है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए और इनके मात्रक कौन कौन से हैं ये आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे यहाँ पे है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है, एम्पेयर होता है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, या तो क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए, या फिर कहेगा 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि ये परिभाषाएं कैसे बनती है। तो सबसे पहले देखिए विद्युत धारा जो होता है इसका सूत्र क्या होता है, आवेश बटे समय, यानी कि I बराबर Q अपॉन T इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो हमको 1 एम्पियर की परिभाषा निकालनी है, इसलिए क्या कर देंगे यहाँ पे 1 एम्पियर लिख देंगे। आवेश का सही मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, इसलिए 1 कूलम लिख देंगे। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, तो यहाँ पे 1 सेकंड लिख देंगे। ठीक है, अब 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, यदि 1 सेकंड समय में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ठीक है बेटा, ये 1 एम्पियर की परिभाषा होगी। तो बिल्कुल ही सिंपल है, आपको सूत्र और मात्रक याद रखने हैं। अब देखिए जैसे है विभवांतर, तो विभवांतर का सूत्र क्या होता है ये आप सभी को याद रखना है। तो विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट होता है। ठीक है, तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। या तो पूछेगा विभवांतर के मात्रक की परिभाषा लिखिए, फिर या कहेगा 1 वोल्ट की परिभाषा लिखिए। तो आप सभी को यदि सूत्र पता है तो आप आराम से इसको लिख दोगे। अब देखिए विभवांतर का सूत्र क्या होता है, कार्य बटे आवेश, यानी कि V बराबर W अपॉन Q। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, हमको 1 वोल्ट की परिभाषा निकालनी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, 1 वोल्ट लिख देंगे। कार्य का मात्रक होता है जूल, तो 1 जूल लिख देंगे। आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो 1 कूलम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसकी परिभाषा क्या होगी बेटा, यदि 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है तो विभवांतर का मात्रक 1 वोल्ट होगा। ठीक है बेटा, ये किसकी परिभाषा हो गई, 1 वोल्ट की परिभाषा हो गई। अब देखिए नेक्स्ट परिभाषा है हमारी प्रतिरोध। अब देखिए ये प्रतिरोध जो है इसका सूत्र कहां से आया है, तो बेटा आपने ओम का नियम पढ़ा होगा। ओम का नियम होता है V समानुपाती I। जब ये समानुपाती का चिन्ह आता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है, उसको कहते हैं प्रतिरोध। तो इस तरह ओम का नियम क्या हो जाता है, ओम के नियम का सूत्र क्या हो जाता है बेटा, V बराबर IR। अब यहाँ से आपको क्या करना है, प्रतिरोध के मात्रक की परिभाषा निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रतिरोध का सूत्र पता होना चाहिए। तो इससे हम क्या करेंगे, V बराबर IR से प्रतिरोध का सूत्र निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र, R बराबर V अपॉन I हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे विद्युत धारा प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा बेटा। अब प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। ठीक है, अब हमको 1 ओम की परिभाषा निकालनी है, तो विभवांतर का मात्रक लिख देंगे यहाँ पे 1 वोल्ट और विद्युत धारा का मात्रक लिख देंगे 1 एम्पियर। अब 1 ओम की परिभाषा क्या होगी बेटा, यदि किसी चालक तार के 2 सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर का मान 1 वोल्ट हो और विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर हो तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक है बेटा, ये 1 ओम की परिभाषा आ गई। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है बेटा, विभवांतर इंटू विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, तो हमको यहाँ पे 1 वाट की परिभाषा निकालनी है। ठीक है, और विभवांतर का मात्रक आप सभी को पता ही है, 1 वोल्ट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और विद्युत धारा का 1 एम्पियर लिख देंगे। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, 1 वाट उस उपकरण द्वारा उपयोगी शक्ति है जिसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा को 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रचालित कराया जाए। ठीक है, ये 1 वाट की परिभाषा हो गई। तो बेटा ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, आप सभी को याद कर लेनी है, यहाँ से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम के नियम से V और I के मध्य ग्राफ खींचिए। तो इस ग्राफ को याद रखने के लिए, इस ग्राफ खींचने के लिए आपको ओम का नियम पता होना चाहिए। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने एक नियम दिया था। उन्होंने बताया कि किसी चालक तार के 2 सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर का मान उस चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है यदि चालक तार का ताप स्थिर रहे तो, यानी कि V समानुपाती I होता है। V का मतलब होता है विद्युत विभवांतर और I का मतलब है विद्युत धारा। तो जब इनके बीच में समानुपाती का चिन्ह आता है तो इसका अर्थ क्या होता है कि जितना मान विभवांतर का मान होगा उतना ही विद्युत धारा का मान होगा। यदि विभवांतर को बढ़ाओगे तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी, यदि विभवांतर को घटाओगे तो विद्युत धारा भी घटेगी। ठीक है, ये ओम का नियम होता है।
और इसी के आधार पर हम क्या कहते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ में दो अक्ष होते हैं, एक तो होता है एक्स अक्ष और क्या होता है, एक वाई अक्ष होता है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे हम क्या ले लेते हैं, विद्युत धारा को ले लेते हैं, और वाई अक्ष पे विद्युत विभवांतर को ले लेते हैं और इनके मान लिख देते हैं। यदि विद्युत धारा का मान 0.1 होगा तो विभवांतर का मान भी 0.1 होगा। ठीक है, और यदि विद्युत धारा का मान हम बढ़ा दें तो विद्युत विभवांतर का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरह इन दोनों के बीच में ग्राफ क्या आएगा, बिल्कुल सीधा आएगा। इसका मतलब क्या है, विभवांतर का मान बढ़ाने पर विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। तो आपको ये चित्र दिमाग में छाप लेना है, एकदम याद करके जाना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो दो प्रकार के संयोजन आपकी बुक में दे रखे हैं, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन है और एक क्या है, समांतर क्रम संयोजन। तो इनके क्या पूछे जाते हैं, एक तो डेफिनेशन पूछी जाती है, दूसरा इनके चित्र पूछे जाते हैं, है ना। ये दोनों आपको पता होने चाहिए। तो श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में देख लेते हैं पहले। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो श्रेणी क्रम संयोजन वह होता है जिसमें एक या एक से अधिक प्रतिरोध आपस में एक दूसरे से एक सीधी श्रेणी में जुड़े हुए होते हैं और उनका प्रथम सिरा चालक तार के प्रथम सिरे से और अंतिम सिरा चालक तार के अंतिम सिरे से जुड़ा हो। तो ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं, हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, अब आपको स्क्रीन पर इसका चित्र दिख रहा होगा, आराम से देखिए। इस चित्र में तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं जिसमें R1, R2 और R3 है, जो एक सीधी रेखा में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। एक एमीटर जुड़ा हुआ है जो क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, एक बैटरी जुड़ी हुई है, एक क्या जुड़ा हुआ है, कुंजी जुड़ी हुई है। ठीक है, और विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है जो कि समांतर क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, अब यहाँ से क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं, देखिए एक अलग तरीके से क्वेश्चन भी आता है। ये चित्र तो आप सभी को याद रखना ही है। एक अलग तरीके से क्वेश्चन क्या आता है कि क्वेश्चन देता है कि तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर जोड़िए। तो आपको R3 जो प्रतिरोध है उसके दो बिंदुओं के बीच में क्या जोड़ना पड़ेगा, वोल्टमीटर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन वह होता है जिसमें जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का प्रथम सिरा चालक तार के प्रथम सिरे से तथा उनका दूसरा सिरा चालक तार के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ हो। ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं, हम समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध होते हैं वो आपस में समांतर रूप से एक दूसरे के ऊपर नीचे जुड़े हुए होते हैं। स्क्रीन पर आपको इसका चित्र भी दिख रहा होगा, चित्र को आराम से देखिए। इस चित्र को बना के जाना है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको याद कीजिए। ठीक है, इसमें भी सेम वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है, बैटरी जुड़ी हुई है और एमीटर जुड़ा हुआ है। इन सभी को याद करना है, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एक कूलाम में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो एक कूलाम जो होता है उसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जो ये परिभाषा होती है ये बहुत ही क्या होती है, सिंपल होती है, जो आप सभी को याद करनी होती है, ये आपके नंबर बढ़ाने में सहायता करती है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, विद्युत परिपथ। जो आपके जो बुक है उसमें विद्युत परिपथ का चित्र भी दिया हुआ है, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इस चित्र को देखिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर का। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है, विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ को क्या कहते हैं, हम विद्युत परिपथ कहते हैं। जिसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको क्या कहते हैं, हम विद्युत परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर किसको कहते हैं, एक इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। नेक्स्ट परिभाषा हमारी विद्युत विभव की। तो विद्युत विभव किसे कहते हैं, एक इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है बेटा, विद्युत विभव कहलाता है। इसके बाद है विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह भौतिक गुणधर्म होता है जो इसमें से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश या विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। या इसकी आप सिंपल सी डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि विद्युत प्रतिरोध वह होता है जो विद्युत धारा या विद्युत आवेश के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। विद्युत आवेश या विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, उसको क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसके बाद है वैद्युत प्रतिरोधकता। तो वैद्युत प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोधकता किसी चालक तार का वह आंतरिक गुण होता है जो यह बताता है कि उस चालक तार में से विद्युत धारा कितनी अच्छी तरीके से
या कितनी अधिक मात्रा में प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोधकता। इसके बाद है धातु और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता क्या होती है, अत्यंत कम होती है। इसका मान कितना होता है, 10 की पावर -8 ओम मीटर से 10 की पावर -6 ओम मीटर तक होता है। रबड़ तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 17 ओम मीटर होती है। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत टोस्टर व विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं, क्यों? शुद्ध धातु के इसलिए नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि शुद्ध धातु जो होती है उनका गलनांक बहुत कम होता है और जो मिश्र धातु होती है उनका गलनांक बहुत अधिक होता है। इसलिए यदि शुद्ध धातु का हम बना दे चालक तार और उच्च मान की विद्युत धारा आ जाए तो शुद्ध धातु का जो चालक तार होता है वो पिघल जाएगा, है ना, और वो वही नष्ट हो जाएगा। इसलिए मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं जो चालक तार होते हैं विद्युत टोस्टर व विद्युत इस्त्रियों के। विद्युत धारा का सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी होती है, तो विद्युत धारा की सबसे अच्छी चालन करने वाली धातु होती है एक तो चांदी होती है, इसके अलावा एक कॉपर भी आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी ये सीरीज आप सभी को बताना है कमेंट करके। थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।